भाग 10। श्रीनिका ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैन होकर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत वहां से भाग गई। उफ, ये देखते ही राणावत जी के तन बदन में सिहरन पैदा हो गई। आंखों में अलग सा नशा छाने लगा और दिल दिमाग सुन पड़ गया। तभी विहान चिंतित होकर बोला, ये आपने क्या कर दिया सर? अब घर वालों को क्या जवाब देंगे आप? परसों आपकी सगाई है काव्या के साथ। ये सुनकर प्रख्यात अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। उसका जुनून और दीवानापन अब गायब हो गया और उसने किसी को कॉल किया। कुछ ही पलों में 2 गार्ड्स उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे और प्रख्यात उन्हें देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, एक पल के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़ना, परछाई की तरह साथ रहना जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते। कोई उन्हें कुछ कहता है तो आपको क्या करना है ये आप जानते ही है। दोनों गार्ड्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत श्रीनिका की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। विहान उसके पास आया और चिंतित होकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। प्रख्यात ने अपनी तेज नजरों से उसकी तरफ देखा और अपनी दाढ़ी मसलते हुए रौब से बोला, अभी हम किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते। विहान, सर बात किसी और की नहीं, आपके परिवार की है, उनकी इच्छाओं की है। परसों आपकी सगाई होने जा रही है काव्या से और कल आप एक अनजान लड़की से शादी करने जा रहे हो जो कैसी है इसकी आपको कोई खबर नहीं। विहान का इतना ही कहना था कि प्रख्यात ने गुस्से में आकर उसकी कॉलर पकड़ ली और बेहिसाब गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, खबरदार जो उनके बारे में कुछ भी गलत कहा तो हम भूल जाएंगे कि आप दोस्त हैं हमारे। वो कन्या कैसी है ये हमारे मन की आंखों ने देख लिया है और उसकी जिंदगी नरक बनी हुई है जो हमें गवारा नहीं। उन्हें हम इस नरक से बाहर निकाल कर रहेंगे और कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। प्रख्यात के जुनून और उग्रता को देखकर विहान दंग रह गया और एकटक उसे देखने लगा। तभी प्रख्यात को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विहान की कॉलर को छोड़ा और उसे ठीक करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, जानबूझकर किसी को गड्ढे में गिरते नहीं देख सकते। ऐसा परिवार कैसे हो सकता है जो अपने घर की बेटी पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए? नो, नेवर। हम उस कन्या को उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। विहान ने गहरी सांस ली और बोला, सर मैं जानता हूँ आप महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आज भी आपने जो फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा और मैं आपके साथ हूँ। विहान की बात सुनकर प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपने मन में जुनून और शिद्दत से बोला, आज उस महिला के सम्मान से लड़ने से ज्यादा तो लग रहा था कि जैसे हम खुद के लिए लड़ रहे हैं, खुद के हक के लिए। अब जब आगे बढ़ ही गए हैं तो पीछे हटने वाले नहीं। वहीं विनोद और उसका परिवार अपने घर पहुंच गए। श्रीनिका बेचारी डरती हुई आगे बढ़ रही थी और जैसे ही घर के अंदर आने लगी तभी सौम्या जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम घटिया और गिरी हुई लड़की, हिम्मत कैसे हो रही है अपना मुंह उठाकर हमारे घर आने की? चुपचाप बाहर ही पड़ी रहो वरना। सौम्या की आवाज सुनकर श्रीनिका डर से सहम गई और वही घर के दरवाजे पर सिर झुकाकर खड़ी आंसू बहाती रही। सोनल भी उसे नफरत से देख रही थी। तभी विनोद सोफे पर बैठते हुए बोला, अरे तुम दोनों माँ बेटी ये सब मत करो वरना वो संगी आशिक पहुंच जाएगा इस नालायक को बचाने के लिए और हमारे ऊपर चिल्लाने के लिए। सौम्या गुस्से से बोली, पापा आप इस घटिया लड़की की शादी उससे क्यों करवा रहे हैं? ये तो लायक भी नहीं है उसके, इसे तो रोमांच के साथ भेज देना चाहिए था। सोनल, जी सौम्या की बात तो सही है, आपने ऐसा क्यों किया? विनोद ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, अरे बेवकूफो, समझने की कोशिश करो, हमें इस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए और उस विराज की शादी हमारी सौम्या से होनी चाहिए, इसलिए इस लड़की को यहाँ से दूर भेजना ही होगा। अगर इसकी शादी इस रोमांच के साथ करवा देते तो ये दोनों यहीं पर रहते, फिर वो एमएलए का बेटा यहाँ आता, फिर तबाही मचाता, इस लड़की को उठाकर ले जाता, इससे शादी करता, सब कुछ गड़बड़ हो जाती और हमारी बच्ची का क्या होता? हमारी सौम्या की खुशी का क्या होता? हमें तो सौम्या के बारे में सोचना है और एमएलए से सौम्या की शादी करवानी है, इसलिए इस घटिया लड़की को हमें यहाँ से भगाना होगा और इसके लिए वो होटल वाला लड़का एकदम बराबर है, उसके साथ भेज दो इसको ताकि ये हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी, इसका बोझ हमें नहीं उठाना पड़ेगा। विनोद की बात सुनकर सोनल को एकदम सही लगा और वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, सौम्या देख बेटा, इस लड़की की शादी किसी से भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस तुझसे मतलब है और तेरी शादी एमएलए के साथ होनी चाहिए ताकि तेरी जिंदगी सुधर जाए, तेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहे। तू जानती है ना वो कितने पैसे वाला है और हमें क्या पता वो होटल वाला लड़का कितने पैसे वाला है, कितना गरीब है, क्या पता कोई नॉर्मल सा इंसान हुआ तो। और ऐसी लड़की के लिए तो वो होटल वाला लड़का एकदम बराबर है, भले ही दिखने में कितना भी अच्छा हो, कितना भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन पैसे भी बहुत जरूरी होते हैं। तू
सिर्फ अपने बारे में सोच। कल वो एमएलए आने वाला है और उसके आने से पहले हमें इस लड़की की शादी उस लड़के से करवानी होगी, ताकि ये हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। फिर उस एमएलए के साथ हम तेरी शादी करवा देंगे। अपने माता पिता की बात सुनकर सौम्या धीरे धीरे समझ रही थी कि वो दोनों सही कह रहे हैं। वो भी चुपचाप अपने पिता के पास जाकर बैठ गई और गुस्से से और नफरत से दरवाजे पर खड़ी श्रीनिका को देखने लगी। बेचारी श्रीनिका सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी और उन लोगों की घटिया बातें सुनकर दुखी हो रही थी। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज आई, मैडम अंदर जाकर आराम कीजिए, बाहर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये सुनकर श्रीनिका ने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े थे जो आदर से उसे देख रहे थे। श्रीनिका उदासी से बोली, मैं अंदर नहीं जा सकती, उन्होंने मना किया है। गार्ड, ऐसे कैसे मना कर दिया? इनकी औकात ही क्या है जो हमारी मैडम को अंदर नहीं आने देंगे? आप आराम से आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर श्रीनिका भावुक होने लगी क्योंकि उसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज ये दोनों उसके साथ हैं। श्री ने अपने आंसू पोंछ दिए और हिम्मत करते हुए घर के अंदर कदम रखने लगी। तभी सोनल चिल्लाते हुए बोली, ए गंदी लड़की, हिम्मत मत करना हमारे घर के अंदर आने की, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सोनल ने इतना कहा ही था कि तभी वो दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स घर के अंदर आ गए और उनमें से एक अपनी दमदार आवाज में बोला, और जो मैंने तुम्हारे हाथ तोड़ दिए तो? उन खतरनाक और मुस्टंडे दो आदमियों को देखकर विनोद, सोनल और सौम्या डर के मारे पीछे हटने लगे। इतने भयंकर बॉडीगार्ड्स उनके सामने खड़े थे और गुस्से से उन तीनों को देख रहे थे। उनकी धमकी सुनकर सोनल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और बोली, आप कौन हैं और इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? सोनल की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड श्रीनिका की तरफ इशारे करते हुए गुस्से से बोला, ये हमारी मैडम है और मैडम अब आराम करेगी, कल इनकी शादी है और अगर कोई इनके बीच में आया तो हम सिर्फ उनके हाथ नहीं बल्कि उनके पूरे शरीर को तोड़ देंगे और ऐसा तोड़ेंगे कि वो इस जन्म में तो चलने लायक नहीं रहेगा। गार्ड्स की बात सुनकर सबके सब डर गए और श्री भी उन दोनों को हैरानी से देखने लगी। तभी एक गार्ड बड़े आदर और सौम्यता से बोला, आइए मैडम। श्रीनिका धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी और उसके इर्द गिर्द वो दोनों गार्ड्स चलने लगे। विनोद, सोनल और सौम्या एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए और नफरत से श्रीनिका को देखने लगे। श्रीनिका सीधा घर के छत पर बने उस छोटे से कमरे में आ गई और रूम के दरवाजे के इर्द गिर्द वो दोनों गार्ड्स उसकी रखवाली करने के लिए खड़े हो गए। श्रीनिका ने अपने रूम में जमीन पर बिछे बिस्तर पर जाकर सिकुड़ कर बैठ गई, घुटनों में मुंह घुसाकर सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। वहीं बाहर खड़े एक गार्ड का फोन बजने लगा। उसने देखा स्क्रीन पर राणावत सर का नाम शो हो रहा है। उसने तुरंत कॉल अटेंड किया तो सामने से राणावत जी अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोले, हाउ इज शी? गार्ड, शी इज फाइन सर, अभी अपने कमरे में है, हालांकि अभी भी रो रही है। ये सुनकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेताबी से बोला, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, आई वांट टू सी हर। इतना कहकर राणावत जी ने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया, जिसे अटेंड करके गार्ड्स धीमे कदमों से रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजे पर पहुंचकर देखा सामने जमीन पर श्रीनिका सिर झुकाकर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। गार्ड ने श्री की तरफ मोबाइल कर दिया और तभी प्रख्यात ने अपनी जुनूनी और बेताब नजरों से उस मोहिनी की तरफ देखा तो उसकी तकलीफ देखकर वो खुद तड़प उठा, तेज तेज सांसें लेने लगा और अपनी भारी मर्दाना आवाज में शिद्दत से बोला, हमें रोने वाले लोग पसंद नहीं है। ये आवाज सुनते ही श्रीनिका झेप गई और उसने तुरंत नजरें उठाकर देखा तो दरवाजे पर गार्ड्स नजरें झुकाकर खड़े थे और उन्होंने मोबाइल श्री की तरफ किया हुआ था। ये देखकर श्री खुद से सिमटने लगी, पीछे हटने लगी और एक टक मोबाइल को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ राणावत जी उस मोहिनी की खूबसूरत और दर्द भरी निगाहों को शिद्दत से देखे जा रहे थे, लेकिन उसके सामने नहीं आ रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोली, रोने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने से सब कुछ मिलता है। सो जाइए, कल से रोना नहीं है आपको। ये आकर्षक, मर्दाना और अपनत्व से परिपूर्ण आवाज सुनकर श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि मोबाइल पर मिस्टर राणावत जी ही है, उसे देख रहे हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रही है। श्रीनिका ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपने आंसू पोंछने लगी। ये देखकर प्रख्यात ने एक नजर गौर से और जुनून से उस कन्या को घूरा और फिर कॉल कट कर दिया। वो गार्ड रूम से बाहर जाकर खड़ा हो गया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही श्रीनिका ने अपनी नजरें उठाकर देखा और गहरी सांस लेकर बोली, मैं नहीं जानती कल मेरे साथ क्या होने वाला है और अब मेरी जिंदगी मुझे किस तरफ ले जाने वाली है, लेकिन मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। इतना कहकर वो दुखी लड़की अपने बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट गई और पूरी रात बस उस अजनबी के बारे में सोचने लगी और उसकी भयंकर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। श्री को डर भी लग रहा था ऐसे जुनूनी और खतरनाक इंसान से, लेकिन इतना भी साफ हो गया था कि वो इंसान दिल का बुरा नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ प्रख्यात अपना एक हाथ कमर पर रखकर और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपने रूम में बेचैनी और बेताबी से इधर उधर टहल रहा था। आज की रात वो सोने वाला नहीं था। उसे चैन नहीं मिल रहा था। बार बार श्रीनिका का मायूस चेहरा नजरों के सामने घूम रहा था। ऊपर से अपने परिवार वालों के बारे में भी वो सोच रहा है। कुल मिलाकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे बस कल सुबह का इंतजार था, जब वो फिर से उस कन्या से मिलेगा। पता नहीं उससे किस तरह का जुड़ाव हो गया है उसे, जो उसके बिना वो रह नहीं पा रहा। अगले दिन सुबह 4 बजे सोनल पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल आई। उबासी लेते हुए आगे बढ़ने लगी, तभी उसे हॉल में अपने सोफे पर राजा की तरह शान और गुरूर से बैठा हुआ मिस्टर प्रख्यात राणावत नजर आए, और जिन्हें देखकर वो डर गई और तुरंत अपने कमरे में जाकर विनोद को भी अपने साथ लेकर बाहर आई। सुबह सुबह 4 बजे मिस्टर प्रख्यात राणावत को देखकर वो दोनों डरने लगे। तभी प्रख्यात गुरूर और रौब से अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, क्या हुआ, यमराज देख लिया क्या? विनोद घबराते हुए बोला, आप इतनी सुबह यहाँ? प्रख्यात ने गहरी सांस ली और विनोद को ऊपर से नीचे तक अपनी तेज और कुटिल निगाहों से घूरते हुए बोला, याददाश्त कमजोर है आपकी, भूल गए हम शादी करने आए हैं श्रीनिका से। ये सुनकर दोनों पति पत्नी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी प्रख्यात टांग पर टांग रखते हुए बोला, जाओ विहान, श्रीनिका से कह दो कि तैयार होकर आ जाए, हमें जल्दी ही मंदिर जाना है, फिर तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है। विहान ने हाँ कहा और उन दोनों को घूरने लगा तो सोनल तुरंत बोली, और उसका कमरा ऊपर है। विहान अपने हाथ में एक बैग लेकर तेजी से ऊपर की तरफ चला गया, जहाँ छत पर एक छोटे से कमरे के बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। विहान ने रूम का दरवाजा खटखटाया और कुछ ही देर में श्रीनिका ने रूम का दरवाजा खोला और अपने सामने विहान को देखकर थोड़ी घबराने लगी। तभी विहान बोला, घबराइए मत, मैं विहान शुक्ला हूँ, प्रख्यात सर का मैनेजर। एक्चुअली सर आ चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही श्रीनिका का तन बदन सिहर उठा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और घबराहट हद से ज्यादा बढ़ने लगी। उसे नहीं लगा था कि वो अजनबी आएगा उसे लेने के लिए। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर विहान बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये बैग लीजिए और इनमें जो कपड़े हैं वो पहनकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हमें जल्दी ही निकलना है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग।